आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखा होगा। अगर आप नए छात्र हैं तो हमारे पूर्व के वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। इससे आपको हमारा पूर्व का टोटल वीडियो दिखाई पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सारी जानकारी दे दी है। मैं इस बिहार बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों को पुनः एक नया चैप्टर देने जा रहा हूँ। वो चैप्टर होगा आपका सांख्यिकी। आपने पिछली कक्षाओं में भी सांख्यिकी के बारे में पढ़ा होगा, और जिसमें हम लोग मूल रूप से आंकड़े के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक किस प्रकार परिकलित किया जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है। छात्रों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सांख्यिकी है क्या। तो सांख्यिकी जो है वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी आंकड़े का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सांख्यिकी के बारे में देखते हैं कि सांख्यिकी में हम क्या जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख करके रखा है कि आंकड़ा जो है वो एक अपना केंद्रीय मान रखता है कि आंकड़े का जो होता है वह केंद्रीय मान क्या होता है। तो आंकड़े का जो केंद्रीय मान होता है वह आपका 3 मान होता है, जिसमें पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक, तीसरा है बहुलक, अर्थात मीन, मीडियन और मॉड। अगर ये आपसे पूछा जाए कि आंकड़े के केंद्रीय माप क्या होते हैं तो जनरली आप तीनों का नाम लेंगे कि आंकड़े का जो केंद्रीय माप होता है वह माध्य, माध्यक और बहुलक होता है। ठीक है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आंकड़े के केंद्रीय माप में सबसे उपयुक्त माप क्या होती है तो आपका जवाब होगा माध्य, वनली फॉर माध्य। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चिन्ह लगा दिया है कि ये सबसे उपयुक्त माप है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे माध्य के बारे में। माध्य को हम लोग दूसरे शब्दों में औसत भी कह सकते हैं। आपने संख्याओं का औसत निकालने के लिए सीखा होगा कि संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर वही मान है अवर्गीकृत आंकड़े का मान, अर्थात एक्स डैश। यहाँ पर हम समानकों को, आंकड़े को x1, x2, x3 से लिखा गया है यहाँ पर। तो आंकड़े का कुल योग क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट प्लस xn बटा टोटल नंबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो यहाँ पर x डैश बराबर लिखा गया है सिग्मा n, ऊपर है i इक्वल टू 1 xi अपॉन n। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो xi, i का मान 1 है और i का मान 1 इसलिए है कि यहाँ पर x जो है वो आपका समांक है, आंकड़ा है x1, x2, x3, एक बढ़ते जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है सिग्मा n समांकों का कुल योग, n प्रक्षणों का कुल योग, i इक्वल टू 1 का डिफरेंस लेते हुए xi लिखा गया है संपूर्ण बटे n। अगला मैंने लिखा है x डैश इक्वल टू प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो आइए कुछ उदाहरण से इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और वर्गीकृत आंकड़ा का मान, एक उदाहरण मैं लिख रहा हूँ। इसमें 5 प्राकृत संख्या लेते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस अवर्गीकृत आंकड़ा के माध्य में पहला उदाहरण जिसमें प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं, वो आपका हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है आपका प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो आपका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं को पहले हम लिखते हैं, यही आपका डाटा होगा।
यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखते हैं प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं है। क्या है आपका? इस प्रकार है 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं, तो माध्य x डैश सिंबल होगा, क्या होगा? x1 प्लस x2 परीक्षणों का कुल योग हो जाएगा। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, जोड़िए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 5 बटे 5 हो जाएगा। जोड़ते हैं 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 बटे 5 आपका 3। आपका माध्य का आंसर हो गया 3। ठीक है। अब आपको अगर ये जानना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो माध्य के बाद माध्यक भी है, तो माध्यक जो होता है वह मध्यमान होता है। माध्यक क्या होता है? मध्यमान। तो मध्यमान आपका 3 है, तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य भी है और माध्यक भी है। इसके बाद पुनः हम लोग बहुलक के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इसका पहले हम माध्य को क्लियर कर देते हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण हम ले रहे हैं कि कुछ सम संख्याओं के बारे में जानते हैं कि उसका माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। प्रथम 5 सम संख्या, यहाँ आपका हो रहा है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 सम संख्याएं क्या है? प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, वो आपका हो जाएगा 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 और 10। तो अगर हम माध्य ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 बटे 5 हो जाएगा। तो 10 8 18 24 24 4 28 2 30 30 बटे 5 हो जाएगा। आपका ये 6 मान निकलेगा, माध्य का आंसर हो गया आपका 6। इसी तरह से हम अभाज्य संख्याओं के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे प्रथम 5 अभाज्य संख्या को लेते हैं, तो यहाँ पर प्रथम 5 अभाज्य संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्या है। अब यहाँ देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं, वो आपका इस प्रकार होगा। फर्स्ट 2 हो जाएगा, 3 5 7 9 तो होगा नहीं, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका एक्स डैश क्या हो जाएगा? सबको जोड़ते हैं 2 3 5 7 और 11 बटे आपका हो जाएगा टोटल नंबर 5। ठीक है, अब इसको जोड़ करके कितना प्राप्त होता है देख लीजिए। 2 3 5 5 10 7 17 और 11 28 हो जाएगा। 28 बटे 5 भाग देने के बाद 25 25 कितना बच रहा है? 3 5 से 30 हो जाएगा। एक जीरो होने के बाद 5.6। इस तरह से आपने देखा कि माध्य जो है अवर्गीकृत आंकड़े का आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि अगर मेरा मान, इसमें आंकड़े का कोई मान अब्सेंट है, अब्सेंट है तो वो अब्सेंट वैल्यू क्या होता है। तो इसका कोई उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं कि एक आंकड़ा में एक मान अब्सेंट है। तो जब ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो आंकड़े का मान जब अब्सेंट होगा तो माध्य आपको दिया रहेगा। क्लियर रूप से, अगर आंकड़ा प्रेजेंट है तो माध्य परिकलित करना है, और आंकड़ा में अगर कोई मान अब्सेंट है तो माध्य आपको दिया रहेगा, और आंकड़े का जो अब्सेंट मान होगा, अज्ञात जो मान होगा, वो आपको वेरिएबल के रूप में रहेगा, उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कुछ आंकड़े को जिसमें हम कुछ अब्सेंट मान को लिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पहला उदाहरण हम दे रहे हैं, एक प्रेक्षण है जिसमें 10 हम लिख रहे हैं प्रेक्षणों, आपका मान है 40 15 18 22 40
15, 18, 22, 29, x 32, 29 है, एब्सेंट x है और 32 है। इसके बाद y और 29 है, y और 29 है। यहाँ पर आपको अगला जो है माध्य दिया गया है, इसमें 25 है, इतना का माध्य 25 है। तो आपका प्रश्न है x प्लस वाई इक्वल टू वाट, x प्लस वाई का मान क्या होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आंकड़े में दो मान ऑप्शन चल रहा है, x और y। तो इसमें जो है माध्य का मान दिया गया है, ठीक है। मैं यही बोल रहा था, जब भी परीक्षणों में या आंकड़े में कोई मान एब्सेंट होगा तो वहाँ पर आपका माध्य दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग पुनः इसके सॉल्यूशन में आते हैं कि ये आपका हो जाएगा कि आंकड़े का माध्य परिकलित करना है, तो यहाँ पर माध्य दिया है तो उससे कंपेयर कर देना है, तुलना कर देना है। तो आपका मान हो जाएगा x डैश इक्वल टू आपका दिया गया मान कितना चल रहा है 25, ठीक है। आप x डैश को क्या जानते हैं, x1 प्लस x2, टोटल आंकड़े को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस x प्लस 32 प्लस y प्लस 29 और बटे टोटल नंबर कितना चल रहा है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़ा दिया गया है, आंकड़े का मान 9 है, बराबर मान आपका 25 है, ठीक है। इसको हम जब हल करते हैं तो ये बटे 9 राइट जाकर के 25 इंटू 9 हो जाता है, 25 गुना 9 क्या हो जाएगा, 25 गुना 9 हो जाएगा 250, 225 हो जाएगा। लेफ्ट में हम ऐड करते हैं, आंकड़े में आपका x प्लस वाई ऑप्शन चल रहा है, x प्लस वाई और संख्या मान कितना चल रहा है, इसको जोड़ सकते हैं। तो 0 5 8 13 13 2 15 15 9 24 15 9 24 2 26 26 और 9 26 और 9 35, बाकी 3 बचा, 4 3 7 1 8 1 9 9 2 11 2 13 13 3 16 2 18 185 इक्वल टू 25 गुना 9 आपका हो जाएगा 225, ठीक है। क्लियर, आपका राइट मान जाएगा संख्या मान 185 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, लेफ्ट में आपको ऑटोमेटिक अपने आप x प्लस वाई बचेगा, 225 माइनस 185 हो जाएगा। इसको घटाते हैं इसलिए x प्लस वाई बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या देखा, आंकड़े का जो मान है वो योग के रूप में, जो ऑब्सेंट है योग के रूप में प्राप्त होता है। अब अगर इसी नियम का पालन करके एक ऑब्सेंट चर का मान निकालते हैं तो उसे हम इसी नियम से निकाल लेंगे। अगर दो ऑब्सेंट होगा तो योग में प्राप्त होगा, अगर सिंगल ऑब्सेंट होगा तो वो डायरेक्ट उस x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरह माध्य को आगे बढ़ाते हैं और अवर्गीकृत आंकड़ा, ये आपका अवर्गीकृत आंकड़ा चल रहा है, इसके माध्य के बारे में जान रहे हैं। इसमें हम अगर सिंगल ऑब्सेंट को देखते हैं, कोई सिंगल वेरिएबल ऑब्सेंट है, कोई एक मान ऑब्सेंट चल रहा है तो उसका माध्य क्या हो, उसका जो है मान कितना हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई मान ले लेते हैं, आंकड़े को देखते हैं कि अगर प्रेक्षण आपका जैसे 2 4 6 डॉट यहाँ पर ऑब्सेंट है आपका x, इसके बाद आपका हो जाएगा 10 का जो माध्य है, अगर हम इसके माध्य को देख लें तो आपको ये पता चलेगा कि इसका माध्य तो दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर x ऑब्सेंट है तो इसका जो माध्य है वो आपका अगर 6 चल रहा है, 6 है तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। तो इसे आप सॉल्यूशन में जब लाते हैं तो आपको पता है कि माध्य दिया है, माध्य का मान 6 है, तो आप अपने माध्य को दिए गए माध्य से तुलना करते हैं।
तो यहाँ पर माध्य क्या दिया गया है, एक्स डैश इक्वल टू 6। एक्स डैश का जो फॉर्म हो जाएगा सब अंकों का कुल योग हो जाएगा। इस सब मान को जोड़ते हैं तो 2 + 4 + 6 + x + 10 बटे कितना मान दिया गया, 1 2 3 4 5 बराबर 6। राइट जाएगा 5 तो 6 × 5 क्या हो जाएगा 30। और लेफ्ट में आपका एक वेरिएबल x चल रहा है, x + 10 6 16 16 4 20 2 22 22 इक्वल टू 6 5 30 होता है, या x बराबर 30 - 22 इसलिए x बराबर 8 प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त हुआ 8। ठीक है, इसको हम अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखते हैं तो इसे आप डायरेक्ट भी सॉल्यूशन में ला सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर एक एब्सेंट मान है तो क्या करना है, डबल एब्सेंट में योग प्राप्त होगा। ठीक है, माध्य दिया रहेगा, डबल एब्सेंट में योग प्राप्त होगा और सिंगल एब्सेंट में क्या हो जाएगा, उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसके मान को हम देखते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होता है। आपको मात्र 1 सेकेंड में ये हल हो जाएगा। आप इसको क्या कीजिए, मौखिक तौर पर जो दिया गया मान है उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ लीजिए 2 4 6 6 6 12 12 और 10 22। योग कितना प्राप्त हुआ, दिया गया जो संख्या है वो 22 हुआ और एब्सेंट वैल्यू आपका x चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो संख्याओं के दिए गए संख्याओं का योग आपका 22 हो गया है। और इसका नंबर गिन लीजिए कि मतलब कितनी संख्या है, आंकड़ों में कितना संख्या दिया गया है, तो इसको गिनिए 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। तो उस 5 को क्या करना है, nx डैश होता है। nx डैश का मतलब होता है कि संख्याओं का कुल योग हो जाएगा, संख्याओं का कुल योग nx डैश होता है। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने इसमें टर्म आ गए हैं 5, और x डैश क्या है, माध्य 6। तो आप 5 × 6 कर लीजिए, 6 5 30 और जो दिया गया संख्या है उसको माइनस कर दीजिए। तो 30 में दिया गया संख्याओं का योग कितना चल रहा है 22, 30 में 22 घटाइएगा तो क्या बचेगा 8, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें अगर कोई एब्सेंट वैल्यू दे देता है, ठीक है, देख लीजिए अगर आप एब्सेंट वैल्यू आपका यहाँ पर y चल रहा है, ठीक है, तो आप कैसे क्या मान प्राप्त होगा, तो आपको क्लियर बताया गया है कि यहाँ पर आपका डायरेक्ट x नहीं होगा बल्कि दोनों एब्सेंट जो वेरिएबल है उसका योग प्राप्त होगा, इससे x + y का मान प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + y इक्वल टू, इस सवाल में हो जाएगा आपका x का मान नहीं बल्कि किसका मान प्राप्त करना है, x + y का मान प्राप्त होगा ऑटोमेटिक, चूंकि ये दो वेरिएबल एब्सेंट है। तो x + y का मान क्या होगा, तो देख लीजिए पहले आप संख्याओं को गिन लीजिए कि कितनी संख्या हमारे पास है फ्रैक्शन में, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया। तो 6 × 6 nx डैश, ठीक है, 6 × 6 कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, और दिए गए संख्याओं का योग कितना है 22, और 36 में आप 22 को आसानी से घटा सकते हैं। तो 36 में 22 घट रहा है तो आपका x + y का जो वैल्यू है वो 36 में 22 घटेगा तो 14 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 14। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी डायरेक्ट सॉल्यूशन में ला सकते हैं, डायरेक्ट हल कर सकते हैं। कि आपका अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में मैंने बताया, और इसको अगर हम आगे लेकर के चलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा में, तो आपका बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इस प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला सवाल है मेरा कि आपको 30 फ्रैक्शनों का माध्य 150 है, 150। हम एक प्रश्न लिखते हैं, आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए कि 30 फ्रैक्शनों का माध्य 150 है। उनमें क्या हुआ, जांच करने में पाया
जांच करने में पाया कि गणना के दौरान एक प्रेक्षण को गलती से गलती से 165 की जगह 135 अंकित किया गया। एक 135 अंकित किया गया। तो पूछा है तो शुद्ध माध्य की गणना करें। तो शुद्ध माध्य की गणना करें। यहाँ पर यह आपका सवाल है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये बिहार बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको देखिए, इसमें क्या है, 30 प्रेक्षणों का माध्य 150 है, ठीक है। तो 30 प्रेक्षणों का माध्य 150 है, तो हम यहाँ पर क्या क्या मान मालूम है देख लीजिए। n मालूम है, 30 प्रेक्षण डाटा में है और माध्य का मान कितना है 150। n है और x डैश है, n है और x डैश है। आपको मैंने बताया कि कुल योग आप प्राप्त कर सकते हैं, आंकड़ों का कुल योग 30 जो प्रेक्षण है उसका कुल योग आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। nx डैश वैल्यू होता है योग का nx डैश, मतलब नंबर ऑफ टर्म n हो जाएगा, जितना प्रेक्षण है वो, और x डैश माध्य से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो आपको 30 प्रेक्षण है, तो क्या आप बता सकते हैं 30 प्रेक्षण क्या क्या है? ये बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक मान एब्सेंट होता है तो डायरेक्ट प्राप्त होता है, आपने देखा। 2 मान अगर एब्सेंट होता है माध्य में तो उसको योग से प्राप्त हम कर लिए, लेकिन यहाँ पर 30 मान है और 30 मान में कोई भी मान दिया गया नहीं है। तो आप क्लियर रूप से इसको जान लीजिए कि आपको अगर प्रेक्षण कुछ भी पता नहीं चले तो आप प्रेक्षणों को पता नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप उस प्रेक्षणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो योग का जो फॉर्म होगा वो nx डैश होगा, मतलब जितना प्रेक्षण है और जितना माध्य का मान है दोनों को गुना कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 प्रेक्षणों का माध्य 150 है, तो इस दोनों को गुना कर लेंगे तो योग प्राप्त होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस प्रश्न में है क्या। तो कहा गया कि गणना के दौरान, बोला कि जब 30 प्रेक्षण को कैलकुलेट कर रहा था, जब उसको लिख रहा होगा या योग कर रहा होगा, माध्य के दौरान तो योग करता होगा प्रेक्षण को, तो उस समय एक मान जो था वो 165 लिखना था, लेकिन गलती से क्या हो गया, उस 165 के बदले 135 लिखा गया। तो आपको पता चल गया होगा कि गलती हो गया। तो क्या पता लगा कि 30 प्रेक्षणों का जिसने माध्य निकाला होगा, क्या यह माध्य सही है? बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि जब गणना के दौरान कोई संख्या मान, कोई प्रेक्षण का जो मान है वो गलत हो गया तो आपका माध्य गलत हो गया। जब माध्य गलत हो गया तो टोटल कैलकुलेशन गलत हो गया होगा, मतलब उसका योग गलत हो गया। योग गलत होने के कारण वह उसका माध्य गलत हो गया, क्योंकि संख्या जब गलत लिखा चला गया तो हम लोग उस गलती को सुधार लेते हैं तो हम शुद्ध माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो गलती को सुधारने का आपको पता होगा एक आसान सा तरीका है कि क्रियाओं के विपरीत प्रतिक्रियाएं करना है, ठीक है। अगर जो गलती किया, जिस प्रकार की गलती हुई है, उस गलती के अपोजिट आप विपरीत संक्रियाएं कीजिए, आपको सुधार हो जाएगा, उस गलती का सुधार हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम अगर दिया गया है 30 प्रेक्षणों का माध्य 150 है, तो ये माध्य दिया हुआ है, तो फिर शुद्ध माध्य या वास्तविक माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य दिया है कि ये माध्य तो गलत हो गया,
क्लियर हो गया? माध्य गलत हो गया क्योंकि गणना के दौरान कोई प्रेक्षण ही गलत लिखा गया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 30 प्रेक्षणों का क्या करते हैं, गलत ही सही, पहले तो गलती किया है तो गलत योग प्राप्त होगा, उस गलत योग को हम सुधार कर लेंगे, तुरंत आपका शुद्ध माध्य प्राप्त हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, इस तरह से करना है कि 30 प्रेक्षणों का कुल योग, आपका 30 प्रेक्षणों का कुल योग हो जाएगा nx डैश, n का मान आपका 30 है और x डैश का मान 150 है, तो ये आपको 15 या 45 00 हो जाएगा 4500। ठीक है, योग कितना प्राप्त हो गया, 4500। तो ये आपको कन्फर्म है होंगे आप कि ये सही नहीं है, क्योंकि प्रेक्षण के दौरान एक प्रेक्षण जो है गलती से 165 की जगह 135 लिख करके बनाया था, तो 150 माध्य निकला था। तो उस आधार पर मेरा जो मान है वो तुम्हारा योग 4500 निकला, ये सही नहीं है। अब इसको शुद्ध कीजिए, सिर्फ शुद्ध कर देना है, शुद्ध माध्य प्राप्त हो जाएगा, योग सही हो जाएगा तो माध्य सही हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर लिखते हैं वास्तविक योग, वास्तविक को हम लोग शुद्ध भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर शुद्ध योग। ठीक है, तो शुद्ध योग क्या होगा, तो गलत योग आपका 4500 है। ठीक है, मैंने कहा कि उस गलती में सुधार लाइए। क्या गलती हुआ, थोड़ा सा समझिए इसको। गलती हुआ है कि 165 की जगह 135 लिखा। क्या गलती किया, गलती किया कि कम लिखने की गलती की। समझ जाइए क्या गलती हुआ, 165 की जगह 135 का लिखा जाना, कम लिखने की गलती करना। पहला स्टेप मेरा यही होगा कि गलती कैसा किया, कम लिखने का, तो आप सुधार कीजिए। तो कम लिखा है तो कैसे ठीक होगा, उसको अधिक कर दीजिए, मतलब कम लिखा है तो अधिक करना है। अगर गलती अधिक लिखने का कभी सवाल में आ जाए तो उसको कम कर दीजिए, तो सुधार में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कम लिखने की गलती किया है, तो हम इसको क्या करते हैं, अधिक कर देते हैं। तो 4500 प्लस, ठीक है, प्लस लिखने से क्या हो गया, अधिक हो गया। अब जितना कम लिखा है उतना अधिक कर दीजिएगा। तो देखिए 165 के स्थान पर 135 लिखा, तो कितना कम लिखा समझ सकते हैं, 30 कम लिखा। तो क्या हम 30 को जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो 30 को जोड़ दिए, अधिक कर दिए, तो ये क्या हो गया, वास्तविक योग हो गया। जोड़ करके हो जाएगा आपका 4530 मान। ठीक है, अब हम शुद्ध माध्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध योग प्राप्त है, तो शुद्ध माध्य आपका क्या हो जाएगा, इसलिए वास्तविक माध्य या शुद्ध माध्य। वास्तविक माध्य इक्वल टू वास्तविक योग कितना है आपका 4530, और टोटल नंबर तो वही 30 का 30 ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर 135 लैप्स हो जाएगा, 165 आ गया है। तो योग हो गया आपका 4530, और बटे माध्य का सूत्र होता है समंकों का कुल योग बटे कुल संख्या 30। 1 0 कैंसिल होगा, कटेगा 3 1 3, 3 बचे 15, 15 और 3 बचा 3 1 3, इसलिए शुद्ध माध्य हो गया आपका 151। ठीक है, इस तरह आपको पता चला होगा, ये आपका मात्र 3 लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए कि जो मान दिया गया है प्रेक्षण का वो क्या होता है, 30 प्रेक्षण है। इसी तरह से आपको कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से हल करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, योग, लेकिन जान लीजिए वो योग आपका गलत योग हुआ, उसमें क्या करना है, सुधार करना है। वास्तविक योग में क्या करना है, गलत योग के साथ एक संक्रियाएं देना है। अब जब कम करने की गलती करेगा तो अधिक कर देना है, अधिक करने की गलती करेगा तो कम कर देना है। एक उदाहरण हम पुनः दे रहे हैं इसमें, अगर यहाँ पर हम 10 संख्याएं लेते हैं कि 10 प्रेक्षणों का, ठीक है, यहाँ माध्य यहाँ से हटा दिए और गलती क्या किया है, यहाँ से भी संख्या को हटा दिए। अगर हमारा 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना हम दे रहे हैं 8। ठीक है, और यहाँ पर गणना के दौरान क्या किया है, तो यहाँ पर हम
यहाँ पर 12 की जगह क्या हो गया 15 अंकित किया गया। 12 की जगह कितना अंकित किया 15। तो इसको आप समझ लीजिए क्या होगा कि 10 फ्रैक्शन n का मान माध्य का मान 8 है, nx 10 योग होगा। तो बताइए 10 फ्रैक्शनों का कुल योग क्या हो जाएगा। 10 फ्रैक्शनों का कुल योग बराबर 10 है आपका गुना आपका माध्य का मान है 8। 10 गुना 8 बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है। अब ये योग तो सही नहीं हुआ क्योंकि माध्य परिकलन के दौरान क्या हुआ है गलती हुआ है। तो ये योग जब माध्य परिकलन के दौरान प्रेक्षण में लिखने में गलती हो गया तो फिर आगे क्या होगा। जब प्रेक्षण गलत हो गया तो योग गलत हो गया, योग गलत हो गया तो माध्य गलत हो गया। तो आइए हम देखते हैं इसको सही करते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक योग लिखते हैं। तो वास्तविक योग आपका हो जाएगा 80 के साथ कुछ क्रियाएं करना है, संक्रियाएं। जो गलती किया है उसके अपोजिट में क्रियाएं करना है। क्या किया 12 की जगह 15 लिखा, समझ जाइए क्या हुआ अधिक लिखा। कितना अधिक लिखा तो 12 की जगह 15 लिखा तो 3 अधिक लिखा। अधिक लिखने की गलती को सुधार कैसे करेंगे तो कम कर देना है। कम का मतलब माइनस, माइनस आपका हो जाएगा। कितना गलती कम किया है तो 3 जो है वह अधिक लिखा है तो 3 हम कम कर देते हैं। तो ये मान आपका 77 निकल गया। ठीक है। अब इसलिए वास्तविक माध्य बराबर आपका वास्तविक योग हो गया 77 और बटे संख्या कितना चल रहा है 10 फ्रैक्शन है। 77/10 आपका हो जाएगा 7.7। ये आपका सही माध्य हो जाएगा। ठीक है। आपने समझ गया होगा। इस तरह हम इस महत्वपूर्ण सवाल को हल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। अब हम आपको अगले सवाल की ओर ले जाते हैं। अगला सवाल है आपका एक सवाल हम लिख रहे हैं आपको 31 छात्रों का माध्य 60 है। यहाँ पर हम एक अगला प्रश्न लिख रहे हैं 31 छात्रों का माध्य 31 संख्याओं है 31 संख्याओं का माध्य 60 है जिनमें प्रथम 16 संख्याओं का माध्य 58 है और अंतिम 16 संख्याओं का माध्य 62 है। और अंतिम 16 संख्याओं का माध्य 62 है 62। तो 16वीं संख्या ज्ञात करें। तो 16वीं संख्या ज्ञात करें। यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम बताते हैं कि यहाँ पर 31 संख्याओं का माध्य 60 है। ठीक है। तो उसी तरह से सवाल है 31 संख्याओं का माध्य 60 है। हम संख्याओं को 31 संख्याओं को मान लेते हैं कि x1 x2, चूँकि संख्या तो दिया गया नहीं है यहाँ पर प्रेक्षण का मान हम मान लेते हैं। इसमें माना कि संख्याएं 31 संख्याएं जो है 31 संख्याएं x1, x2, x3 एंड डॉट xn। यहाँ पर xn हो जाएगा। तो 31 है तो x1, x2, 3 xn क्या आपका मान हो जाएगा x31 है।
यहाँ पर 31 संख्याएं क्या हो गया, x1 x2 x3, लास्ट में क्या होता है xn होता है, लेकिन यहाँ 31 संख्याओं को लिखना है तो आपका मान हो जाएगा x31। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रथम 16 संख्याओं का मान, पहला 16 क्या हो गया x1 जोड़ x2 जोड़ x3, तो यहाँ पर जब माध्य दिया गया है तो कंपैरिजन में जाएगा, तुलना में जाएगा, तो हम अपने माध्य को उस दिए गए माध्य से तुलना करते हैं, तो 16 संख्याओं का मान। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न से डैश 16 संख्याओं का मेरा माध्य क्या हो जाएगा, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 प्लस डॉट प्लस x16 बटे कुल संख्या कितना चल रहा है 16 बराबर माध्य का मान है 58, तो बटे 16 राइट जाएगा तो 58 के साथ गुना हो जाएगा, तो लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा x1 जोड़ x2 प्लस x3 प्लस डॉट प्लस x16 बराबर 58 गुना 16 क्या हो जाएगा 16 गुना 8 कितना हो जाएगा 16 गुना 8 हो जाता है आपका 16 8 से 128 के 8, बाकी कितना बचा आपका 12, तो 16 पंचा 80 और 12 आपका हो जाएगा 92 928। ठीक है, तो ये आपका गुणनफल कितना हो गया 928। तो 16 संख्याओं का माध्य कितना चल रहा था 58, तो इसको मल्टीप्लाई किया गया तो ये आपका हो गया 928। इस तरह से पुनः हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अंतिम 16 संख्याओं का माध्य कितना है 62। अंतिम 16 संख्या क्या हो गया, तो ये देखिए 16 संख्या अगर हम अंतिम से पीछे आते हैं 16, तो कहाँ पर आकर के रुकता है। अगर हम टोटल संख्या को ले लें तो 31 संख्या है, तो उस प्रारंभ से अगर शुरू करते हैं तो मेरा x 16 तक जाता है। 31 में अगर हम पीछे से 16 संख्या लेते हैं तो कहाँ पर आकर रुकता है, 16 संख्या अंतिम से देख लीजिए, तो 16 से 31 होगा। कहाँ से होगा जाए 16 से 31, तो 16 से 31 का जो वो माध्य है वो दिया गया है 62। ठीक है, अगेन पुनः x16 जोड़ x17 जोड़ x18 प्लस डॉट x प्लस x31, 16 संख्या इसमें भी है बटे 16 होगा बराबर 62। अब ये 16 जाएगा राइट में तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 62 के साथ, तो यहाँ पर क्या बचेगा x16 जोड़ x17 प्लस x18 प्लस डॉट प्लस x31 इक्वल टू 16 गुना 32 और 16 छके 96 96 बचा और 3 96 और 3 आपका हो जाएगा 99 992। ठीक है, इस तरह से आप पहला जो रिजल्ट है 16 संख्याओं का योग 928, इसको इक्वेशन 1 फर्स्ट, और अंतिम 16 संख्या जो प्राप्त हुआ है उसका योग 992, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इस दोनों में क्या करना है ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, दोनों को जोड़िए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका मान, 1 और 2 को जोड़ते हैं, x 16 यहाँ तक है और 16 से लेकर के 31 तक, 31 है आपका 31 तक, तो ये हो जाएगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 प्लस डॉट प्लस x16 और प्लस हो जाएगा आपका लेफ्ट में इसका क्या हो जाएगा x16 प्लस x17 प्लस x18 प्लस डॉट प्लस x31 बराबर राइट मान आपका क्या हो जाएगा, राइट में चल रहा है 928 और 992, 928 प्लस 992। तो यहाँ पर अब इसको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ होगा, तो आप देखिए जोड़ कैसे होगा, तो x16 तक तो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ भी x16 है और x17 से स्टार्ट हुआ 31 तक। अगर हम क्रम से x31 तक योग लिख दें तो क्या एक एक्स्ट्रा x16 बचेगा कि नहीं, तो यहाँ पर आपका एक एक्स्ट्रा बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट प्लस x31 लिख दिए,
तो क्या आपका x 16 17 इसमें चला आया, तो इसका 16 आया, यहाँ 17 से स्टार्ट होकर के 21 तक आ गया। तो बचा आपका एक्स्ट्रा क्या है, x 16। देख लीजिए x1 से लेकर के x 16 यहाँ तक है, और 17 से, चूंकि इसमें तो x 16 17 18 19 20 सब आ गया, तो 16 17 18 19 20 डॉट कहाँ तक 31 तक आ गया। तो एक x 16 प्लस में हो गया एक्स्ट्रा, प्लस x 16 बराबर क्या हो जाएगा आपका, जोड़िए इसको, 8 2 10 हो जाएगा, 9 2 11 12 होगा, 9 9 18 19 1920 हो गया। ये आपका समीकरण तीसरा हो गया। तो 31 संख्याओं से एक एक्स्ट्रा जो संख्या है वो 16वीं संख्या है। तो ये आपका 31 संख्याएं प्लस एक 16वीं संख्या का योग हो गया आपका 1920। अब हम देखते हैं कि 31 संख्याओं का माध्य कितना था, 60 है। उसको देखते हैं 31 संख्याओं का माध्य कितना है, 60। उसको हम लिखते हैं तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, 31 संख्याओं का माध्य 9। अब x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ डॉट प्लस x31, 31 संख्याएं हैं तो बताए 31 होगा, और उसका माध्य कितना दिया गया है, 7। इसके दिए गए माध्य से तुलना कर लेते हैं, तो ये आपका मान 31 जगह राइट 7 से गुना हो जाएगा। तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 प्लस डॉट प्लस xn इक्वल टू 31 गुना 7 क्या हो जाएगा, 1 0 6 1 6 6 18 1860। ये समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए समीकरण 4 जो है यहाँ पर x31 का योग हुआ, x31। ठीक है, x31 का योग जो है x1 से लेकर के वह 1860 हुआ, और यहाँ पर x31 का योग क्या कर देते हैं, या तो इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है, या नहीं तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देते हैं। ठीक है, या तो समीकरण 3 में x31 का जो वैल्यू है योग के रूप में, इसको मान को 1860 रख देते हैं, या नहीं तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाते हैं। तो समीकरण 3 में अगर घटाएंगे तो x31 तक x31 माइनस हो जाएगा, तो x16 बचेगा। तो x16 क्या हो जाएगा, इसमें ये मान घट जाएगा, 1920 में 1860 ऑटोमेटिक आपका x16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान को प्रतिस्थापित करते हैं, कौन मान को, x31 को, किसमें, समीकरण 3 में। ठीक है, तो हम समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण 3 कहाँ पर, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब क्या हो जाएगा, x31 का योग, x31 का योग यहाँ पर है, तो कितना मान बैठा सकते हैं, 1860 प्लस कितना एक्स्ट्रा, x16 बराबर 1920, या x16 बराबर यह आपका हो जाएगा 1920 माइनस 1860, इसलिए x16 बराबर आपका मान 60 प्राप्त होगा। ठीक है, यही 16वीं संख्या आपका क्या हो जाएगा, 60 प्राप्त होगा। आपने देखा कि जो मान दिया गया है उसी मान का, जैसे माध्य दिया गया है तो माध्य का कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, दिए गए माध्य की तुलना हमारे अपने माध्य से करना है। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम माध्य के बारे में और सारी जानकारी देंगे, और माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध भी बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग तब वर्गीकृत आंकड़े के माध्य में जाएंगे, जो आपके प्रश्नमाला में है, और तब जाकर के हम माध्य को वर्गीकृत आंकड़े के माध्य को परिकलित करने की कितनी विधियां बताई गई है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। थैंक यू।